हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश राज्य के करंट अफेयर कवर करूंगा। नवंबर और दिसंबर के 2 महीने के करंट अफेयर कवर करूंगा। ये आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर है, या उत्तर प्रदेश पटवारी, तहसीलदार, एक्साइज इंस्पेक्टर, या टीचर्स की भर्ती यूपी टेट, सब में आपकी हेल्प करेंगे। और इसके ठीक बाद मैं लगभग 4 से 5 घंटे के बाद एक उत्तर प्रदेश के पूरे 1 साल के करंट अफेयर भी कवर करूंगा। उनको बेसिकली कंपाइल कर दूंगा। जो मैंने 3 वीडियो अब तक बनाए हैं, एक में मैंने जनवरी से जुलाई, दूसरे में जुलाई से अक्टूबर, और तीसरे में नवंबर और ये दिसंबर, तो तीनों को कंपाइल करके भी एक वीडियो में डाल दूंगा, और वो भी आपकी काफी हेल्प करेगा। हम उत्तर प्रदेश के लिए यूपी पीसीएस के लिए अपना पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च करेंगे 15 मार्च को। ये डेट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऑलरेडी आते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ टेस्ट सीरीज आती है हमारी। आप एक बार हमारी वेबसाइट studiiq.com को विजिट कर सकते हैं और जो भी कोर्सेज हैं हमारे, उनकी जानकारी ले सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, आप सीधे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी आईडी है टायरलेस सोल, या फिर आप मुझे ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है गौरव गर्ग 888। चलिए अब शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं ओम प्रकाश सिंह। डीजीपी का मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो नए डीजीपी हैं ओम प्रकाश सिंह, और जो रिटायर हुए हैं अभी अभी, वो हैं सुलखान सिंह। एक बात याद रखिए कि जो डीजीपी होता है किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, किसी भी आईपीएस ऑफिसर के लिए सबसे ऊंची पोस्ट होती है। पुलिस सिस्टम में डीजीपी से ऊपर स्टेट में कोई नहीं होता है। पूरे भारत के 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन सिलेक्ट किए गए हैं। ये हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। और लगभग 15,600 पुलिस स्टेशन थे पूरे भारत से। उनमें जो 3 बेस्ट हैं, उनमें एक उत्तर प्रदेश का भी है। ये है गुडम्बा पुलिस स्टेशन, जो कुर्सी रोड के पास है। गुडम्बा पुलिस स्टेशन, बस नाम याद रखिए। और ये पुलिस स्टेशन बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसने जो जनता की शिकायतें हैं उनका निवारण अच्छे से किया। टोटल करके 80 पैरामीटर थे, जिनके बेसिस पर यह डिसाइड हुआ है कि कौन सा पुलिस स्टेशन भारत का बेस्ट है। तो जो टॉप 3 हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का गुडम्बा पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन कितना अच्छा है, कितना साफ सुथरा है, कितना लोगों का ख्याल रखता है, कितनी जल्दी से पुलिस पहुंचती है, टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करता है क्राइम को रोकने में, तो ये सब थे। और दूसरे जो पुलिस स्टेशन है 2, वो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का है गुडम्बा। अगर आपसे पूछ लें कि भाई बाकी दोनों कौन है और गुडम्बा की रैंकिंग क्या है, सो नंबर 1 पे है आरएस पुरम। आरएस पुरम है कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पे है पंजागुट्टा। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन है हैदराबाद में, और गुडम्बा है लखनऊ में। तो ये हैं 3 जो आपको याद रखने हैं, 1 2 3। थर्ड नंबर पे है उत्तर प्रदेश का। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश को 260 करोड़ रुपए का लोन दिया है, जो लगभग $40 मिलियन है। और ये लोन उत्तर प्रदेश की सरकार इस्तेमाल करेगी वहां पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वर्ल्ड बैंक जो है ये इसने जब से वर्ल्ड बैंक बना है, अगर किसी देश को सबसे ज्यादा लोन दिया है तो वो है भारत। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसको वॉशिंगटन डीसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो कल्चर से अलग है। पहले कल्चर और टूरिज्म के दोनों के मंत्री थे डॉक्टर महेश शर्मा, लेकिन अब टूरिज्म के मंत्री हैं के.जे. अल्फोंस, और ये अभी अभी बने हैं। के.जे. अल्फोंस अक्टूबर में बने हैं, और ये अभी अभी दिसंबर में के महीने में राजस्थान से राज्यसभा में इलेक्ट भी हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश टूरिज्म इस पर खर्चा करेगा। और इसमें मैं कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेनली जो खर्चा होगा ये होगा पिलग्रिमेज अट्रैक्शन, यानी जो हमारे श्रद्धालु जाते हैं, जो धर्म स्थल हैं, उनके विकास के लिए, जैसे मेनली आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरसना और गोवर्धन इन द ब्रज रीजन। ब्रज जो एरिया है उसमें मथुरा, वृंदावन, बरसना और गोवर्धन, इन सब के विकास पे खर्च होगा। हमारे जो कल्चर के मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर महेश शर्मा, और टूरिज्म के हैं के.जे. अल्फोंस। इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है, हमारा जो टूरिज्म मंत्रालय है उसने 2 स्कीम चलाई हुई हैं। ये 2 स्कीम कौन कौन सी हैं? एक तो है प्रसाद, पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, यानी कि जो हमारे धार्मिक स्थल है उनका विकास किया जाएगा। और दूसरी स्कीम चलाई हुई है जिसको बोलते हैं स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन जो स्कीम है, इसमें कई तरह के सर्किट बनाए जा रहे हैं, जिससे जो टूरिस्ट हैं वो एक ही सर्किट में एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर बाकी चीजों का मजा भी ले सकें। उत्तर प्रदेश जो है वो एक उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट कर रहा है। ये लखनऊ में होगी। मैं आपको डेट बता देता हूं, 21 और 22 फरवरी को होगी। 21 और 22 फरवरी को होगी लखनऊ के अंदर। और इसमें बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहता है बहुत सारी, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट।
इसमें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII भी इसकी मदद करेगा। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बन रहा है, ये बन रहा है जेवर एरिया में, ग्रेटर नोएडा, और इससे भी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश में क्राइम को कम करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए UPCOCA इत्यादि बिल पास हो रहे हैं, जिससे क्राइम कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगी। और उत्तर प्रदेश 2 कॉरिडोर का हिस्सा है, एक तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर और दूसरा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई वाला है, आपको हाईवे पता होगा, पहले दिल्ली से जयपुर जाता है, फिर अहमदाबाद, फिर मुंबई, NH8 बोलते हैं इसे। और दूसरा है अमृतसर से कोलकाता। जो दिल्ली से कोलकाता जाता है आगरा होते हुए, वो है NH2। तो ये दोनों जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इनका उत्तर प्रदेश एक हिस्सा है, और इसीलिए ये काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। उत्तर प्रदेश में जो दूध को प्रोसेस करने के प्लांट हैं, मिल्क प्लांट, वो 2018 तक कई सारे और बन रहे हैं, और ये सारे स्टार्ट हो जाने चाहिए, ये हुक्म दिया है योगी आदित्यनाथ ने। अब इसमें उत्तर प्रदेश में कितने दूध के प्लांट हैं, तो टोटल हो जाएंगे 10। मैं रिपीट करता हूं, दिसंबर 2018 जब ये साल खत्म होगा तो 10 उत्तर प्रदेश में दूध के प्लांट हो जाएंगे। 4 ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, 4 ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसको ऐसे याद रखिए, 4 + 5 + 1 टोटल हो गए 10। अब ये 4 + 5 + 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 4 ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 5 जो हैं वो बन रहे हैं। ये 5 हैं कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी। वाराणसी जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। इससे पहले ये इनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र भी था जब ये सांसद होते थे। सो कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी और लखनऊ, ये 5 बन रहे हैं, और इन 5 पे खर्चा किया जाएगा 1200 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपीस इस पे खर्चा किया जाएगा। और 4 जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इनको भी अच्छा किया जाएगा, इनका नवीनीकरण किया जाएगा, इनका आधुनिकरण किया जाएगा, इनको अपग्रेड किया जाएगा, एक तरह से इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। उसमें खर्चा होगा 240 करोड़ रुपए। और जो ये एक बन रहा है, ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि बहुत ही बड़ा विशाल, ये अकेले इस पे खर्च होगा 200 करोड़ रुपए, और ये बन रहा है मथुरा में। इसकी क्षमता होगी 3 लाख लीटर दूध पर डे। ये जो अल्ट्रा मॉडर्न अत्याधुनिक ये जो बन रहा है, और जो ये 5 बन रहे हैं, इनमें से कन्नौज वाला जो है ये स्टार्ट हो जाएगा जनवरी 2018 में ही, और जो कानपुर वाला है वो मार्च 2018 में शुरुआत इसकी हो जाएगी। तो टोटल हो गए 10 मिल्क प्लांट। उत्तर प्रदेश जो है उसने एक 24/7 फोन हेल्पलाइन स्टार्ट करी है टूरिस्ट के लिए। जो पर्यटक हैं, जो सैलानी है उत्तर प्रदेश में आते हैं, अगर वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फंसते हैं तो तुरंत इस 24/7 हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन आंसर करता है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है? क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है? और दूसरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का जो कैबिनेट है योगी आदित्यनाथ का, उसमें एक ही मंत्री है जो मुस्लिम है। ये क्रिकेट खेलते थे पहले। क्या आप इनका नाम कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? ये क्रिकेटर और मुस्लिम कौन है जो एकमात्र मुस्लिम कैबिनेट मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट में? उत्तर प्रदेश में पहले एक स्कीम चलती थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री। ये 2015 की बात हो रही है। 2015 में एक श्रवण कुमार के नाम पे स्कीम स्टार्ट की थी, श्रवण यात्रा। श्रवण यात्रा बेसिकली ये है कि जो बूढ़े लोग हैं, जो एल्डरली सीनियर सिटीजन हैं, उनको उत्तर प्रदेश की सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट एक धार्मिक यात्रा करवाएगी। तो धार्मिक यात्रा में जाने आने का खर्चा और वहां पे रुकने का यानी बोर्डिंग लॉजिंग चार्जेस सब उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से थे। और ये किसको मिलने थे? ये एक लॉटरी के थ्रू, रैंडम लॉटरी के थ्रू, ये जो भी अप्लाई करता था, जो पंजीकरण करवाता था, उनमें से सिलेक्ट किए जाते थे वो लोग जो इस यात्रा के लिए एलिजिबल हैं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये स्कीम खत्म कर दी है, श्रवण यात्रा। इस स्कीम का नाम श्रवण कुमार के नाम पे रखा था, जो हमारे माइथोलॉजिकल सीरीज में एक व्यक्ति था जो अपने अंधे बूढ़े माँ बाप को कंधे पे लेके घूमता था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजली की योजना शुरू करी है। तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस स्कीम का नाम है प्रकाश है तो विकास है। मैं रिपीट करता हूं, प्रकाश है तो विकास है। और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे द बैरोमीटर ऑफ डेवलपमेंट इज लाइट, यानी बिजली के बिना विकास संभव नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को, क्रिसमस वाले दिन। तो ये याद रखना आसान है, क्रिसमस के दिन होता है 25 दिसंबर को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 1998 से 2004 तक इनका कार्यकाल था एज अ प्रधानमंत्री। और एक इंपॉर्टेंट बात और, 25 दिसंबर को भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री की डेथ एनिवर्सरी होती है, वो है पीवी नरसिम्हा राव। सो पीवी नरसिम्हा राव की डेथ हुई थी 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हुआ था। और 25 दिसंबर से ठीक 2 दिन पहले यानी 23 दिसंबर को भारत के एक और पूर्व प्रधानमंत्री का बर्थडे होता है, चौधरी चरण सिंह।
ये एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, कुछ 5-6 महीने का ही था, और उस दौरान कोई भी संसद का अधिवेशन, कोई भी सेशन नहीं हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हम मनाते हैं सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया जाता है पिछले 3 साल से, ये भी याद रखिए। अब ये जो स्कीम है ये क्या है और इसमें सरकार का टारगेट क्या है? पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसने एक स्कीम चलाई हुई है कि हमें 4 करोड़ घर को बिजली देनी है 2018 एंड तक, यानी 31 दिसंबर 2018 जब खत्म होगा ये वाला साल, तो 4 करोड़ घरों तक बिजलियां पहुंचानी है। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको हम सौभाग्य स्कीम भी बोलते हैं। तो इसमें टारगेट क्या है? 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या टारगेट है? उत्तर प्रदेश की सरकार का टारगेट है 1.6 करोड़ यानी 16 मिलियन, लगभग 1.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। 1.6 करोड़ घरों को बिजली देनी है, कब तक? 2018 एंड तक। उत्तर प्रदेश के जो बिजली मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कहां से होगा? तो मथुरा में, ये मथुरा से ही वैसे विधायक हैं, तो मथुरा के ही 2 गांव हैं, एक है लोहबान गांव, दूसरा है गोसाना गांव। मैं रिपीट करता हूं, एक है लोहबान गांव, दूसरा है गोसाना गांव। वहां से ये स्कीम स्टार्ट की गई है और बाद में फिर दूसरे गांव जोड़ दिए जाएंगे। टोटल टारगेट है 16 मिलियन यानी 1.6 करोड़ 2018 एंड तक, और केंद्र सरकार का टारगेट है 4 करोड़। केंद्र सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई गई है उसका नाम है सौभाग्य, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई गई है उसका नाम है प्रकाश है तो विकास है। अब इस स्कीम में कुछ और इंपॉर्टेंट आपको बातें बताता हूं। एक स्कीम और स्टार्ट करी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसका नाम है किसान उदय योजना। किसान उदय योजना, ये योजना क्या है? देखिए, पहली बात, आपको बिजली का कनेक्शन पहले देने पड़ते थे 10,000 रुपए। अगर आपको मान लो नया बिजली का कनेक्शन लगवाना है तो 10,000 रुपए देने पड़ते थे, अब देने पड़ेंगे सिर्फ 550 रुपए, सिर्फ 550, 10,000 नहीं, 550। दूसरी बात, ये स्कीम किसान उदय योजना जो स्कीम है ये किसानों के विकास के लिए, क्या ये हर किसान के लिए है? नहीं, ये सिर्फ उस किसान के लिए है जिसकी साल की इनकम 35,000 रुपए से कम है, सालाना आय, और जो गरीबी परिवार रेखा के नीचे आता है, यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे आता है, और 35,000 से कम जिसकी सालाना इनकम है जिसकी, वो ही एलिजिबल है। इसमें 10,000 रुपए का जो कनेक्शन था वो सिर्फ 550 में मिलेगा। और अगर मान लो किसान बहुत गरीब है कि भाई 550 भी उसके पास नहीं है बिजली का कनेक्शन लेने के लिए, तो उसे सिर्फ 50 रुपए दे के बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा, ओनली 50 रुपीज। और उसके बाद जो बचा हुआ 500 रुपए है उसे 10 इंस्टॉलमेंट में देना है 50 रुपए के सारे। तो हो गया टोटल, शुरू में 50 दिया था और बाद में 10 इंस्टॉलमेंट देने हैं 50 रुपए के, तो हो गया 500, तो टोटल हो गया 550। अब इस स्कीम में सरकार का टारगेट क्या है? किसान उदय योजना में इसमें टारगेट है कि हमें 10 लाख किसानों को हमें जो कनेक्शन है वो प्रोवाइड करना है 2022 तक। तो 2022 रखी है इसकी एंड डेट, और 10 लाख किसान है, इसका 1 मिलियन टारगेट। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, किसान उदय योजना के तहत जो वो किसान जिनके पास ऑलरेडी कनेक्शन है 5 हॉर्स पावर का या 7.5 हॉर्स पावर का, उनके पास सबमर्सिबल पंप है सिंचाई वगैरह के लिए, तो उसको रिप्लेस किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी याद रखिए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, क्योंकि बात हम कर रहे हैं बिजली की और ऊर्जा की। देखिए, जो हमारे बिजली मंत्री हैं वही हमारे जैविक ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री हैं, उनका नाम है आर.के. सिंह। पहले पीयूष गोयल थे लेकिन अब है आर.के. सिंह, और आर.के. सिंह बिहार में आर्या से लोकसभा सांसद हैं। एक और स्कीम चलाई हुई है हमारी बिजली कंपनियों ने। देखिए, बिजली के साथ 2 चीज होती हैं, एक तो जो बिजली बनती है वो बनती है किसी बनने वाले प्लांट में, जो प्लांट लगाती है ओएनजीसी या भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये सब कंपनियां लगाती हैं। ये एक बार प्लांट लग जाता है, एनटीपीसी ने लगा दिया इस तरह से। उसके बाद जब प्लांट लगता है तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी वो काम करती हैं बिजली वितरण वाली कंपनियां, जिन्हें बोलते हैं डिस्कॉम, DISCOM, उन्हें डिस्कॉम कहा जाता है। और जो डिस्कॉम है वो बहुत ज्यादा कर्जे में चल रही है हर राज्य की, इसीलिए उनको दोबारा काबिल बनाने के लिए एक स्कीम चला रही है सरकार, जिसको बोलते हैं उदय, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। और ये योजना क्या है? इस योजना में आपका जो उधार है उसे 2 हिस्सों में बांट दो। आप 75% अपना उधार चुका सकते हो बॉन्ड इशू करके। ये राज्य सरकार को, किसी भी राज्य की सरकार को ये
ये अधिकार है कि वो अपना जितना भी डेट है, जितना भी उधार है उसके ऊपर, बिजली वितरण कंपनियों के ऊपर, उसका 75% चुका सकती है बॉन्ड इशू करके, और 25% जो बच गया वो चुका सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके। तो ये बोलते हैं इसको उदय योजना। तो भारत में ज्यादातर राज्य उदय योजना को ज्वाइन कर चुके हैं। पहला राज्य जिसने उदय योजना को ज्वाइन किया था वो था झारखंड, और उत्तर प्रदेश भी उदय योजना को ज्वाइन कर चुका है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने ट्रिपल तलाक ड्राफ्ट बिल को एंडोर्स करा है, यानी उसे अपनी पूरी सहमति दी है उत्तर प्रदेश ने। ट्रिपल तलाक जो होता है ये एग्जैक्टली इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, और इसको तलाक बिद्दत भी बोलते हैं। और केंद्र सरकार ने एक बिल ड्राफ्ट किया है जो लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही है। इसको उत्तर प्रदेश अपना चुका है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देता है तो उसे 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कहा था कि हम 36,000 करोड़ रुपए का जो लोन है किसानों का वो माफ कर देंगे। अब इसमें कितना अच्छा ये लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने एक सर्वे किया है। यह सर्वे मार्च तक चलेगा, मार्च 2018 तक। इसमें जो अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो हर जिले में जाएंगे और फार्मर से पूछेंगे कि क्या वो इस स्कीम से खुश हैं या नहीं। मीडिया में थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा था क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें 1 रुपए, 2 रुपए या कुछ 80, कुछ 50 पैसे, 80 रुपए, इस तरह के जो छोटे छोटे अमाउंट है वो दिए जा रहे थे। इसीलिए ये स्कीम सुचारू रूप से काम कर सके और इस स्कीम का लाभ सबको मिल सके, इसको लागू होने में कोई कठिनाई का अनुभव ना हो, इसके लिए एक स्पेशल टीम ऑफ ऑफिशियल सर्वे करेगी जो मार्च 2018 तक चलेगा। इस तरह की स्कीम कई राज्य चला रहे हैं, वैसे महाराष्ट्र वगैरह कई राज्य चला रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मेट्रो कहां पे बन रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो रेल प्रोजेक्ट है मेट्रो, ये 2 जगह बनेगा, एक वाराणसी और दूसरा गोरखपुर। और जैसा मैंने बताया, वाराणसी नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है लोकसभा, और वाराणसी का पुराना नाम आप जानते हैं बनारस, और गोरखपुर है योगी आदित्यनाथ का चुनाव क्षेत्र। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो वाराणसी और गोरखपुर हैं दोनों ही, वाराणसी को अगर मैं पूछ लूं आपसे कि स्मार्ट सिटी कौन बनाएगा, तो इसे बनाएगा क्योटो। क्योटो जापान में एक शहर है, तो अगर मैं कंट्री पूछ लूं तो वो है जापान। जापान वाराणसी को बनाएगा स्मार्ट सिटी। इसके अलावा जो मेट्रो है, कहने को मेट्रो रेल होती है, पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर नहीं आती। हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, कोयला मंत्री और रेल मंत्री, लेकिन वो रेल के अंडर नहीं आती, ये अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आती है। अब पहले हमारे 2 अलग अलग मंत्रालय होते थे सरकार के, एक होता था हाउसिंग और दूसरा होता था अर्बन डेवलपमेंट। अब इन दोनों का विलय कर दिया गया है, दोनों को एक साथ इनको मर्ज कर दिया है आपस में। अब जो नया डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं MOHUA। MOHUA, इसमें MOH मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और UA मतलब अर्बन अफेयर। अब हम अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकासकरण नहीं बोलते, अब हम बोलते हैं अर्बन अफेयर, और मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। और इसके जो मंत्री हैं हमारे वो हैं हरदीप पुरी। हरदीप पुरी जो भारत के पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे इससे पहले, अभी तो सैयद अकबरुद्दीन है, लेकिन वो भी 2013 के आसपास हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस के अंदर। और जो मैंने आपको एक डेडलाइन बताई थी 2022, ये कई चीजों की डेडलाइन है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये प्रॉमिस करा है कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है वो डबल कर देंगे, दुगनी कर देंगे, तो उसकी डेडलाइन भी 2022 है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसे बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, जिसमें 6 करोड़ घर बनाए जाएंगे, 4 करोड़ रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में, और 2 करोड़ शहरी एरिया में। तो ये जो 6 करोड़ घर हैं ये भी बनेंगे 2022 तक, इसकी डेडलाइन भी है 2022। अब ऑलरेडी अगर मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो कहां चल रही है, तो 3 जगह चल रही है ऑलरेडी, नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद। नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में ऑलरेडी चल रही है। जो नोएडा गाजियाबाद है ये NCR में आते हैं। और अभी अभी एक लेटेस्ट आपको चीज बताता हूं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है शामली। शामली को अब NCR में रख दिया गया है, यानी शामली भी अब NCR में हो गया है, ये भी याद रखिए। इसके अलावा सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो कानपुर है वहां पर भी मेट्रो लाई जाए। एक और चीज हुई है उत्तर प्रदेश में कि एक 8.5 किलोमीटर का एरिया है जहां पे मेट्रो चलाई जा रही है, और इसमें एक ये जो एरिया है इसका नाम आप रख लीजिए याद, लखनऊ एयरपोर्ट से लेके चारबाग रेलवे स्टेशन तक ये जो मेट्रो है ये भी शुरू हो गई है। ये 8.5 किलोमीटर का ये एरिया है, लखनऊ एयरपोर्ट से चारबाग रेलवे स्टेशन तक। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के जो रेल के डब्बे हैं वो कौन बना रहा है, वो बना रही है फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम। एल्स्टॉम कंपनी बना रही है लखनऊ मेट्रो के रेल के डब्बे, और लखनऊ मेट्रो भारत की पहली मेट्रो है जिसके पास अपना खुद का FM है। तो लखनऊ मेट्रो में अगर आप FM सुनते हैं तो वो इनका खुद का है। इट इज द फर्स्ट मेट्रो इन इंडिया जिसका अपना FM है।
उत्तर प्रदेश जो है उसमें चुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव गूगल पे पूरी दुनिया में जो चुनाव है उनमें चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा सर्च किया गया पूरी दुनिया के चुनाव में। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। सबसे नंबर 1 पे जो इलेक्शन सर्च किया गया वो था फ्रांस का इलेक्शन, जिसमें इमैनुअल मैक्रोन नए राष्ट्रपति बने फ्रांस के, एन मार्च पार्टी के। दूसरा जर्मनी का फेडरल इलेक्शन, जिसमें एंजेला मर्कल चौथी बार यहाँ की चांसलर बनी। और यूके का इलेक्शन, यूके के इलेक्शन में थेरेसा मे जस्ट अपनी सरकार बचा पाई, लेबर पार्टी का रिसर्जेंस हुआ था उसके बाद। और चौथे नंबर पे था उत्तर प्रदेश का चुनाव। उत्तर प्रदेश की सरकार एक बिल लेके आ रही है, यूपीसीओसीए बिल। ये जो बिल है ये जैसे महाराष्ट्र में बिल है उसी के तर्ज पे बनाया गया है। जैसे ये संगठित जो अपराध है उसको रोकने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे लैंड माफिया है, माइनिंग माफिया है, ये सब जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं इनको रोकने के लिए, व्हाइट कॉलर क्राइम और माफिया वगैरह को। इसमें 28 ऐसे नए प्रोविजन हैं जो पुराने बिल में नहीं थे, जो गैंगस्टर एक्ट में नहीं थे। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। जो महाराष्ट्र में जो बिल है, इसी तरह का बिल है एमसीओसीए, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, इसको दिमाग में रखते हुए उत्तर प्रदेश के लिए कानून बनाएगी। और ये जो बिल है ये फिर एक बार पास होगा, वहाँ की विधानसभा में पास होगा, उसके बाद फिर ये जब बिल है राष्ट्रपति को भी जाता है तो उसके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसके पास भेजा जाएगा। ये जो कमेटी बनाई थी महाराष्ट्र के बिल को एग्जामिन करने के लिए, इसके चेयरमैन थे, इसके अध्यक्ष थे होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ क्राइम एंड स्पेशल सेक्रेटरी लॉ एज इट्स मेंबर। 3 मेंबर थे इस कमेटी में। सबसे पहले तो थे एडिशनल डीजीपी उत्तर प्रदेश के, दूसरे थे होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और तीसरे थे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के सेक्रेटरी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नए कानून में आएंगी जो पहले नहीं आती थी। जैसे अगर किसी को किडनैप कर लिया जाता है फिरौती के लिए, अवैध माइनिंग या नकली शराब बनाना या उसे बेचना। इसके अलावा जबरदस्ती कोई बाहुबली या अपने गुंडागर्दी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हथियाता है वो, जानवरों का अवैध व्यापार, खरीद फरोख्त, नकली दवाइयां बनाना, सरकारी या प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उन पे अतिक्रमण, उन पे कब्जा कर लेना, रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन, ये सब नए कानून के अंदर भी आएंगे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये 2 राज्य हैं जिन्होंने मिलाकर ये कहा है कि हम 50 लाख यानी 5 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाएंगे। अब ये स्मार्ट मीटर क्या होते हैं? इनके अंदर एक सिम कार्ड लगा हुआ होता है। उस सिम कार्ड की मदद से तुरंत जो बिल है वो रियल टाइम में आप उसको चेक कर सकते हैं। ये बिजली विभाग के पास पहुंच जाता है, इससे पारदर्शिता आती है, बिजली की चोरी रुकती है। और ये इसके लिए टेलीकॉम कंपनियां, क्योंकि सिम कार्ड तो टेलीकॉम कंपनी देती है, तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल, ये 4 कंपनियां हैं जिनसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार ने करार किया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में टोटल मिला के 50 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने काऊ प्रोटेक्शन कमेटी बनाई है गौ हत्या को रोकने के लिए, काऊ प्रोटेक्शन कमेटी। यह कमेटी क्या करेंगी? ना ये सिर्फ गौ रक्षा करेंगी, बल्कि गाय से मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे बायोगैस, जैसे गोबर या फिनाइल, जो गाय के पेशाब से बनता है, काऊ यूरिन से बनता है, उन सबको भी बेचेंगी, जिससे जो किसान है वो अपनी इनकम को बढ़ा सके, सप्लीमेंट कर सके। इसके अलावा ये गाय से कुछ और भी चीजें ऐसी मिलती हैं, काऊ रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती है, या मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर मारने की जो दवाई होती है, ये सब चीजें भी काऊ रिलेटेड प्रोडक्ट में आती है। तो इनको भी किसान बेच के अपना फायदा कमा सकेंगे। ये एक तरह की जागरूकता भी फैलाएगी। और हरियाणा जो है वो भारत का पहला राज्य बना है, हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है जिसने गऊ के लिए, काउस के लिए पीजी हॉस्टल स्टार्ट करा है। पीजी हॉस्टल, ये पीजी हॉस्टल है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई गाय है लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है, आप पीजी हॉस्टल में लेके आइए उसे, और बहुत ही सस्ते दाम में आप अपनी गाय को पीजी हॉस्टल में रख सकते हैं। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इससे पहले गाय के लिए एक स्पेशल एम्बुलेंस भी स्टार्ट की थी। उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। बात हो रही है क्राइम की, क्राइम में नंबर 1 है। ये रिपोर्ट आई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। और देखिए नंबर 1 तो होगा क्योंकि 21 करोड़ जनसंख्या है, तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा होंगे। उत्तर प्रदेश जो है पॉपुलेशन इसकी सबसे ज्यादा है और क्राइम भी सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें मर्डर की तो उत्तर प्रदेश में 2016 में सबसे ज्यादा मर्डर हुए। ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 2017 के अंत में आई है, एकदम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने दी है। उत्तर प्रदेश में 2016 में मर्डर हुए 4889। पूरे देश के 16.1% मर्डर उत्तर प्रदेश में हुए। दूसरे नंबर पे बिहार 2581। अगर हम बात करें महिलाओं के खिलाफ अत्याचार तो उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है भारत में। महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का क्राइम हो, जैसे रेप, जैसे ईव टीजिंग, हरासमेंट वगैरह, कोई भी,
तो उसमें 14.5% पूरे भारत में जो केसेस हुए उसमें 14.5% केस हुए उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे था पश्चिम बंगाल। और अगर हम बात करें रेप केसेस की तो उत्तर प्रदेश में बड़े हैं। 2015 में से और 2016 में अगर हम देखें तो उसमें यूपी में जो रेप के केसेस हैं वो भी बढ़े हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो रेप के केसेस हैं वो देखे गए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश नंबर 1 था रेप के केसेस में और उत्तर प्रदेश नंबर 2 था। लेकिन टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखें, क्योंकि रेप के अलावा और भी क्राइम होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट, रेप में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अगर हम टोटल केसेस की देखें उत्तर प्रदेश नंबर 2 है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। लेकिन टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखें तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो पूरे भारत के टोटल अगर हम क्राइम देखें, टोटल आईपीसी क्राइम जो रिपोर्ट हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश उसमें भी नंबर 1 है 9.5%। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे केरल। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स की बहुत भारी कमी है इस वक्त। यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है वो है 7300 और डॉक्टर जो हैं वो है 2970 सिर्फ, यानी 60% जो डॉक्टर्स की पोजीशन है वो वेकेंट है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स की शॉर्टेज बहुत ही ज्यादा है। डॉक्टर्स की नहीं बल्कि नर्सेज की शॉर्टेज भी बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने जो डॉक्टर की रिटायरमेंट एज थी वो 60 से बढ़ा के कर दी है 62, जिससे डॉक्टर 2 साल और एक्स्ट्रा काम करे तो थोड़ा उससे फर्क पड़ता है। इसके अलावा 2800 डॉक्टर उत्तर प्रदेश की सरकार प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पोस्ट करेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर अब अगर जॉब चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वॉक इन इंटरव्यू होगा सीधा, यानी कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी प्रोसीजर वगैरह नहीं होंगे, ऑफिशियल प्रोसीजर। सीधे आओ, इंटरव्यू दो, सीधे ही ऑनलाइन अप्लाई करो, पंजीकरण होगा जो ऑनलाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है। दक्षिण कोरिया मदद करेगी उत्तर प्रदेश की, क्यों और किस किस चीजों में? ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश और कोरिया का बहुत पुराना रिश्ता है। और ये क्यों है? क्योंकि एक उत्तर प्रदेश का एक राजा था किम सूरो, अयोध्या की एक रानी से उसका विवाह हुआ था आज से 2000 साल पहले, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा सन 2000 के अंदर, आज से 17 साल पहले, अयोध्या और दक्षिण कोरिया का शहर है गिमहाई, तो गिमहाई और अयोध्या का एक सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके अलावा जो दक्षिण कोरिया है ये भारत का अच्छा मित्र है। ये एक तरह से मून जाए इन राष्ट्रपति हैं यहाँ के, सियोल राजधानी है, और इस साल 2018 में प्योंगचैंग में यहाँ पे विंटर ओलंपिक भी खेले जाएंगे। दक्षिण कोरिया की बहुत सारी कंपनी है जो भारत में व्यापार करती हैं, जैसे गाड़ियों की कंपनी है Hyundai, किया मोटर या फिर सैमसंग, LG, ये सब दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं। और दक्षिण कोरिया सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि और भी चीजों में उत्तर प्रदेश की मदद करेगा, जैसे कौशल विकास, संस्कृति और कृषि। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने एक ट्विटर हैंडल शुरू करा है, खास नया ट्विटर हैंडल, जहां पे आप फेक न्यूज को रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी जो झूठी खबरें हैं वो फैलाई जाती हैं दंगे करवाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, अगर कोई ऐसा फैला रहा है उस अकाउंट को तुरंत आप रिपोर्ट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्विटर हैंडल पर, और फिर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसे बोलते हैं फिनिश की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेश इंप्रूव्स सैनिटेशन एंड हेल्थ, यानी कहीं पे अगर वित्तीय समावेश होता है तो उससे सैनिटेशन और सफाई जो है और सेहत वगैरह है ये सब अच्छी होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को नेदरलैंड, यानी नेदरलैंड को हम हॉलैंड भी बोलते हैं, हॉलैंड देश ने एक सम्मान दिया है जिसका नाम है सारफती सैनिटेशन अवार्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन अब क्या करेगी? ये लोगों को टॉयलेट यूज करना सिखाएगी लखनऊ और कानपुर में, और वेस्ट मैनेजमेंट सिखाएगी कि अगर जो वेस्ट है, जो शौच वगैरह है, उसको मैनेज कैसे करते हैं। उत्तर प्रदेश जो है वो खुले में शौच मुक्त होना चाहता है लेकिन नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ी जनसंख्या है, आसान नहीं है। भारत के सिर्फ 6 राज्य खुले में शौच मुक्त हुए हैं। पहला हुआ था सिक्किम, और सिक्किम भारत का पहला राज्य था जो ओपन डिफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त हुआ था, और साथ साथ सिक्किम भारत का पहला और एकमात्र राज्य है जो ऑर्गेनिक स्टेट है, जहां पे ऑर्गेनिक खेती करी जाती है बिना किसी फर्टिलाइजर वगैरह के। और दूसरा जो खुले में शौच मुक्त हुआ था वो हुआ था हिमाचल प्रदेश, तीसरा हुआ था केरल, चौथा हुआ था उत्तराखंड, पांचवा हरियाणा, और अभी अभी सिर्फ 7 दिन पहले भारत का छठा राज्य जो खुले में शौच मुक्त हुआ है वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो सबसे गंदा शहर था वो था गोंडा, सबसे ज्यादा गंदगी यहाँ पे थी। ये मैं बात कर रहा हूँ स्वच्छ सर्वेक्षण की, तो देखना होगा इस साल का जो होगा 2018 का उसमें ये इंप्रूव हो पाता है या नहीं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगेगा इलाहाबाद में जनवरी 2019 में। इसके लिए प्रयागराज मेला अथॉरिटी बनाई गई है जो इस कुंभ मेला का संचालन करेगी,
और अभी अभी कुंभ मेला को यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जो फ्रांस की राजधानी है, उन्होंने एक विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। भारत में 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखिए। और इस साल अहमदाबाद यानी 2017 में अहमदाबाद बना था भारत का 36वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इटली में, जहां पे 53 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला अथॉरिटी इलाहाबाद बिल पास करा है। जब यह बिल पास हुआ यहाँ की विधानसभा में, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, वो वॉकआउट कर गई थी, बाहर चली गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के पास, बीजेपी के पास काफी मेजोरिटी है, तो आसानी से ये विधानसभा के अंदर पास हो गया। कुंभ मेला के बारे में आपको बता देता हूं। कुंभ मेला भारत में 4 जगह पे लगता है। मैं रिपीट करता हूं, कुंभ मेला भारत में 4 जगह पे लगता है। एक लगता है नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, एक लगता है हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, एक लगता है इलाहाबाद में जहां संगम होता है गंगा जमुना सरस्वती, और चौथा कुंभ मेला लगता है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है और 3-3 साल के बाद लगता है। तो यानी कि कुंभ मेला 4x3, कुंभ मेला का एक साइकिल होता है 12 साल का। मैं रिपीट करता हूं, कुंभ मेला भारत में 4 जगह पे लगता है 3-3 साल के बाद। यानी अब इलाहाबाद में लग रहा है, तो अब अगला कुंभ मेला इलाहाबाद में 12 साल के बाद लगेगा, क्योंकि उसके बाद जो बाकी 3 बैठे हैं वहां लगेगा, हरिद्वार में लगेगा, नासिक में लगेगा और उज्जैन में लगेगा। तो बस कुंभ में इतना रखिए। चलिए, उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक अदालतें खोली जाएंगी, कमर्शियल कोर्ट बनेंगे राज्य में, जिससे जल्दी जल्दी जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं वो सुलझाए जा सकें। ये पहले चरण में ये कोर्ट उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के अंदर बनेंगे। मैं रिपीट करता हूं, उत्तर प्रदेश में ऐसे कोर्ट बनेंगे जहां पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जल्दी जल्दी सुलझाए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक इलाहाबाद के अंदर ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व भी बनेगा। यानी ब्लैक बक जो जानवर होता है, ब्लैक बक, आपने देखा होगा ब्लैक बक हिरण, तो ब्लैक बक को बचाने के लिए एक कंजर्वेशन रिजर्व, एक तरह का राष्ट्रीय उद्यान, प्रोटेक्टेड एरिया बनेगा 125 हेक्टेयर जमीन पे। ये मेजा वन जहां पे है वहां बनेगा इलाहाबाद के अंदर। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत ये बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 2 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, कुशीनगर और जेवर। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि वाराणसी जो है, इसे स्मार्ट सिटी कौन बना रहा है? क्योटो, जापान, जापान बना रहा है। अब मैं आपसे पूछूं, भारत का एक शहर बताओ जिसे चाइना बना रहा है स्मार्ट सिटी। ये है पुणे, महाराष्ट्र में। इसी तरह चंडीगढ़, नागपुर और पुडुचेरी, जिसे पौंडीचेरी बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ जो पंजाब हरियाणा की राजधानी है, नागपुर महाराष्ट्र में, और पुडुचेरी, इन्हें स्मार्ट सिटी बनाएगा भारत के अंदर फ्रांस। और केबीसी, ये फॉर्मूला याद रखने का, केबीसी, के से कोची केरल में, बी से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा में, और सी से कोयम्बटूर, कोची, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर को स्मार्ट सिटी बनाएगा भारत में जर्मनी। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, उसे भारत में स्मार्ट सिटी बनाएगा सिंगापुर। तो जब मैं कुछ बताऊं, ये सारी चीजें याद रख लो, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब होता है बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि पहले कुछ बना हुआ था और उसको सुधारा जाएगा। ये बिल्कुल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। 2 तरह की प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है ग्रीनफील्ड, दूसरा होता है ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड का मतलब है जहां पहले से ऑलरेडी कुछ बना हुआ है और उसमें सुधार किया जाए, उसे बोलते हैं ब्राउनफील्ड। और इसको, एयरपोर्ट को बनाने में जो खर्चा है वो आएगा 200 करोड़। वाराणसी में और लखनऊ में भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। और ये एयरपोर्ट बनेंगे कहां पे? नोएडा में और कुशीनगर में। ये कुशीनगर एयरपोर्ट है, गोरखपुर के बिल्कुल पास है। कुशीनगर वो स्थान है जहां पे भगवान जो बुद्ध है, कहते हैं उन्होंने अपना आखिरी जो उपदेश था वो यहां दिया था। और बुद्धिस्ट लोग बहुत आते हैं यहाँ, विदेशों से भी आते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, आसियान कंट्री से काफी आते हैं। कुशीनगर के सबसे पास जो है वो है वाराणसी, जो एयरपोर्ट है नियरेस्ट वो है वाराणसी। अब बात करते हैं नेस्ले की। नेस्ले कंपनी है जो मैगी बनाती है, चॉकलेट बनाती है, बहुत कुछ बनाती है। अब मैं नेस्ले जो है, इनके जो मैगी नूडल थे वो घटिया क्वालिटी के पाए गए। इनका जो शाहजहांपुर है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 45 लाख रुपए का फाइन लगाया है नेस्ले कंपनी के ऊपर, क्योंकि जो इन्होंने नमूने इकट्ठे करे थे मैगी नूडल्स के, वो बहुत ही हल्की क्वालिटी के मिले। अब बात करते हैं सैमसंग की। देखिए, आप तो जानते हैं सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है और साउथ कोरिया और उत्तर प्रदेश का काफी अच्छा चल रहा है आपस में। तो सैमसंग जो है वो 20 स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर बनाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हेल्थ केयर सेंटर क्या होते हैं? यहाँ पे अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगा, खासकर जो गरीब लोग हैं उन्हें। इसके अलावा पूरे भारत में सैमसंग 18 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना चुका है, उनमें कोलैबोरेट कर चुका है ऑलरेडी। अब उत्तर प्रदेश की बारी है, यहाँ पे 20 स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर यानी एक तरह के 20 हॉस्पिटल बनाएगा सैमसंग। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी पूछे कितने हैं, तो 18 ऑलरेडी है। उत्तर प्रदेश में 20 ये बना रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 38। अब बात करते हैं एक और कंपनी की, HCL, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में।
ये भी गैजेट उपकरण, आईटी कंपनी भी है HCL, कई सारे बिजनेस हैं इनके। ये 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। इनका एक रूरल स्कीम चल रहा है, ग्रामीण विकासकरण की स्कीम चला रही है योजना, जिसका नाम है इनिशिएटिव समुदाय। इनका इनिशिएटिव क्या है? समुदाय। समुदाय नाम का एक गांव के विकास के लिए स्कीम है, जिसमें ये 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और योगी आदित्यनाथ ने भी अपना पूरा सपोर्ट दिया है समुदाय का। इसमें 110 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार भी लगाएगी समुदाय के अंदर। तो बस याद रखना है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है ये उत्तर प्रदेश में अभी कहां पे चल रहा है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है हरदोई। हरदोई में ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सस्टेनेबल और मॉडल विलेज बनाए जाते हैं, जिससे जॉब क्रिएशन किया जा सके। और सोलर ग्रिड वगैरह लगाए जाते हैं, सौर ऊर्जा के लिए सोलर ग्रिड लगाए जाते हैं। हेल्थ सर्विसेज पे ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा हर गांव में, हर तीसरे घर में, एक गांव में हर तीसरे घर में एक न्यूट्रिशन गार्डन बनाया जाता है। न्यूट्रिशन गार्डन, जिससे उस गांव के बच्चे जो कुपोषण वगैरह का शिकार ना हो। वैसे आपको एक बात बताता हूँ इंपॉर्टेंट, कुपोषण जो भारत में बहुत बड़ी समस्या है। राष्ट्रीय शर्म कहा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार इसे। और कुपोषण का जो हमारा टारगेट है, हमें हर साल कम करना है 2%। ये हमारी केंद्र सरकार ने टारगेट बनाया है कि हमें कुपोषण हर साल 2% कम करना है। और जो चाइल्ड स्टंटिंग है, यानी जो बच्चे हाइट में कम हो जाते हैं कुपोषण की वजह से, उसे भी कम करना है। 38% है लगभग अभी जो स्टंटिंग है बच्चों में, उसको कम करके करना है 25%। ये है हमारी केंद्र सरकार का टारगेट। इसके अलावा हमारी केंद्र सरकार का टारगेट कुछ और भी है, जैसे हमें मलेरिया खत्म करना है भारत से 2027 तक, हमें एड्स खत्म करना है 2030 तक, HIV एड्स, और हमें ट्यूबरकुलोसिस खत्म करना है 2025 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं टिकाऊ विकास, जो ऐसा विकास जो अभी की जरूरतों को भी पूरा करे और आने वाली जनरेशंस की जरूरतों का भी ख्याल रखे। तो उत्तर प्रदेश जो है, वहां पे एक ताज ट्रेपेजियम जोन है। ताज ट्रेपेजियम जोन क्या है? ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और ईटा में है, और राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में भी है। इसका नाम है ताज ट्रेपेजियम जोन। और उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि हम ताज ट्रेपेजियम जोन की रक्षा करेंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे जलवायु को खतरा हो, ये सब नहीं करेंगे। जिससे ताजमहल को अल्टीमेटली खतरा हो जाए, वो भी नहीं करेंगे। और प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ताजमहल, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है 2021 तक का। उसमें उन्होंने कहा है कि हम ताजमहल की हर संभव कोशिश करेंगे उसकी रक्षा करने की, उसके संरक्षण के लिए। ताजमहल से मुझे याद आया, मुंबई में एक ताज होटल है जहां पे हमला हुआ था 26/11। ताज होटल भारत का पहला बिल्डिंग है जिसे अपना ट्रेडमार्क मिल गया है। ट्रेडमार्क का मतलब यह है, आप ताज होटल की फोटो बिना उनकी परमिशन के यूज नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर कॉपीराइट हो जाएगा। चलिए, एक और चीज याद रख लीजिए कि ताजमहल के 500 मीटर तक कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। 500 मीटर, आधे किलोमीटर तक। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो अति पिछड़े गांव हैं उत्तर प्रदेश के, उनके विकास के लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं। बहुत सारे गांव हैं। सबसे पहली बात तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा। लगभग 1500 ऐसे गांव हैं जो बहुत ही बैकवर्ड हैं उत्तर प्रदेश में, जिनका विकास किया जाएगा। यहाँ पे लगभग 23 स्कीम ऑलरेडी चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जो गोरखपुर है, जो योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, वहां पे 5 फॉरेस्ट ड्वेलिंग है, जिन्हें बोलते हैं वनतांगिया गांव। वनतांगिया मतलब जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, उनका विकास किया जाएगा। बहुत ही पिछड़े गांव हैं ये। और ये आपको नाम भी बता देता हूं। एक है तिकोनिया नंबर तृतीय, एक है राजी, छिबेला, आमबाग, रामबाग और सरकार। ये 5 सेटलमेंट हैं। इनमें एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी कोशिश करेगा कि जंगलों को भी बचाने की, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर करने की, और रेवेन्यू विलेज की तरह इन्हें तैयार करेगा। रेवेन्यू विलेज होते हैं जो जिनका फिक्स बॉर्डर होता है। जो वनतांगिया कम्युनिटी है, ओरिजिनली ये म्यांमार से भारत आए थे, और ये काफ़ी अब पिछड़े हुए इलाकों में आते हैं। इसके अलावा सरकार ने 30 गांव और सिलेक्ट करे हैं महाराजगंज में। महाराजगंज जो गोरखपुर के पास है। कुछ गांव बुंदेलखंड में करे हैं। सहारनपुर में करे हैं 76 गांव, सहारनपुर जो बिल्कुल उत्तराखंड बॉर्डर के पास है। और 80 गांव करे हैं नोएडा में। तो इन सारे गांवों को आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पे अब विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार 10 मिलियन प्रीपेड मीटर सौभाग्य स्कीम के तहत लगाएगी। 10 मिलियन होता है 1 करोड़, तो 1 करोड़ प्रीपेड मीटर ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने टारगेट रखा है। कब तक? दिसंबर 2018।
क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में लगेंगे या शहरी? दोनों में, रूरल एंड अर्बन दोनों में मिला के लगेंगे 1 करोड़ सौभाग्य स्कीम के तहत। और ये जो स्कीम आप जानते ही हैं, ये तो सौभाग्य स्कीम मैंने बता ही दिया है, केंद्र सरकार ने स्टार्ट करी है। इसमें स्कीम में जो बजटरी एलोकेशन है वो है 12,320 करोड़। प्रीपेड मीटर होते क्या है अगर कोई पूछ ले तो? देखिए, प्रीपेड मीटर नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपेड, जैसे आप सिम जैसे प्रीपेड करवा लेते हो, वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप एडवांस में जमा करा सकते हो। और 50 रुपए की तक, 50 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, सबसे कम अमाउंट 50 रुपए होता है। आप पहले ही अपना रिचार्ज करा लो, अपना बिजली का बिल उसमें से फिर कटता रहेगा। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं एक ब्लास्ट हुआ था, बहुत अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट था ये। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो महारतन कंपनी है, भारत में 8 महारतन कंपनी है, जो वैसे 7 थी, अभी 8वीं कंपनी जो महारतन बनी है वो है भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल। तो एनटीपीसी जो कंपनी है, इसका ब्लास्ट हुआ है, इसमें 20 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा इंजर हो गए। ये बहुत बड़े लेवल का एक प्लांट था। उन 4 प्लांट, 9 राज्यों को बिजली सप्लाई करता था। उन 4 प्लांट, 1550 मेगावाट क्षमता थी, इसमें ब्लास्ट हो गया और बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। आईआईटी कानपुर जो है, आईआईटी कानपुर, ये इसके वैज्ञानिक उत्तर प्रदेश में जो पोल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, आईआईटी कानपुर ने रिपोर्ट दी अपनी, उसमें कहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पॉल्यूटेड जो शहर है वो है वाराणसी। उत्तर प्रदेश का सबसे पॉल्यूटेड शहर है वाराणसी। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 42 शहरों का मॉनिटरिंग किया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके, और फिर अब ये सबसे पॉल्यूटेड है वाराणसी। अब इसमें एक चीज और है कि राज्य ने ये कहा है, आईआईटी कानपुर से नागरिक उड्डयन विभाग ने ये कहा है कि क्या हम उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल रेन क्या होती है? देखिए, आर्टिफिशियल रेन ये होती है, अब उत्तराखंड इसमें उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो कॉमन एरिया है, बुंदेलखंड का जो इलाका है, बहुत सूखा पड़ता है, वहाँ बारिश नहीं होती, किसान आत्महत्या करते हैं। तो क्या नकली बारिश करवाई जा सकती है? नकली बारिश ये होती है कि हम कई केमिकल होते हैं, आयोडीन के कुछ केमिकल होते हैं, तो उन्हें हम स्प्रे करते हैं ऊपर, और उससे जो बादल है वो सिकुड़ते हैं। तो उनमें अगर थोड़ा भी जल होता है, थोड़ा भी उनमें नमी होती है, तो वो फिर सिकुड़ के बारिश करवा सकते हैं। और आईआईटी कानपुर को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 15 लाख रुपए दिए हैं इस चीज पे रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए कि क्या हम आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए तैयार हैं या नहीं। इसके अलावा आईआईटी कानपुर जो है वो अपना 6 सीटर सेस्ना एयरक्राफ्ट यूज करेगी, जिससे हम आर्टिफिशियल जो रेन है वो करवा सकें। जो केमिकल याद रख लीजिए बस आप, ये एग्जाम में आता है, केमिकल है सिल्वर आयोडाइड, बस इतना याद रख लीजिए। जो बिल गेट्स हैं, ये उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की मदद कर रहे हैं एनसेफेलाइटिस से लड़ने के लिए। आपने सुना होगा जो गोरखपुर में जो अस्पताल है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एनसेफेलाइटिस से मारे गए, और भी बहुत सारे अस्पतालों में मारे गए। बाबा राघव दास मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ पे मारे गए। तो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बचने के लिए मदद करेगी बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये उत्तर प्रदेश सरकार को एनसेफेलाइटिस से लड़ने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश ने बिजली का जो बिल है, जो टैरिफ है, वो बढ़ा दिया है। ये डिसीजन लिया है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, यूपीईआरसी ने 12% बढ़ाया है डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए, और जो अर्बन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है उनके लिए बढ़ाया है 9%। अर्बन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर के लिए बढ़ाया है 9%, और जो एवरेज हाइक है पूरे राज्य में वो हुआ है 12%। जो रूरल डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनके लिए बढ़ा है 3 रुपए पर यूनिट, पहले 100 यूनिट के लिए, और उसके बाद अगर वो यूज करते हैं तो 4.5 रुपए पर यूनिट। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए थोड़ी छूट है, 15% की छूट है इंडस्ट्रीज के लिए जो एक शिफ्ट में काम करती हैं, और छोटे इंडस्ट्री हैं, मीडियम, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री हैं, जो 5 AM से 1 PM में के बीच में काम करती हैं, और मोस्टली जो आफ्टरनून में काम करती हैं समर में, उनको 15% एग्जेम्पशन दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। भारत का पहला ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा उत्तर प्रदेश में। ये जैसा मैंने बताया, ये इलाहाबाद में बनेगा, ट्रांस यमुना बेल्ट में बनेगा, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये बनाया जाएगा। 126 हेक्टेयर मेजा फॉरेस्ट के अंदर ये बनेगा। लगभग 350 ब्लैक बक हैं जो इस मेजा वन में रहते हैं। ब्लैक बक का साइंटिफिक नेम होता है एंटीलोप सर्विकपरा, एंटीलोप सर्विकपरा, और ये बहुत ही तेज दौड़ने वाला जानवर है। कहते हैं चीता के बाद सबसे तेज यही दौड़ता है। ये शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, यानी आप इसका शिकार नहीं कर सकते, वरना कानून अपराध है। इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न,
लीस्ट कंसर्न। ब्लैक बक और चिंकारा जो दोनों हिरण हैं, इनको बचाने के लिए राजस्थान की जो बिश्नोई समुदाय है वो जाना जाता है, वो इनकी पूजा भी करते हैं। किसान उदय योजना मैं आपको बता चुका हूं। और अगर ये पूछ लें कि भाई किसान उदय योजना कहां से शुरू करी है, मैंने आपको बताया था कि जो बिजली है तो विकास है, जो योजना है वो तो शुरू करी है मथुरा के 2 गांव से, पर किसान उदय योजना कहां से स्टार्ट करी है? ये करी है बागपत से। अब इनमें ये जो किसान उदय योजना है ये 23 दिसंबर से स्टार्ट करी है। 23 दिसंबर बर्थडे होता है चौधरी चरण सिंह का, किसान दिवस। और टारगेट मैंने आपको बता दिया था, 10 लाख पंप जो है 5 और 7.5 हॉर्स पावर के 2022 तक। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर करेगी पहले चरण में सरकार? गाजीपुर, गोरखपुर, वाराणसी, अंबेडकर नगर, मथुरा और अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बिल ड्राफ्ट करा है, फी रेगुलेशन एक्ट 2017। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी मनमानी ना करें, वो अपनी फीस ना बढ़ाएं, इसके लिए ये किया है उन्होंने। ये बिल ये प्रिवेंट करता है, रोकता है प्राइवेट जो स्कूल हैं उन्हें फीस बढ़ाने के। और इस एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूल साल में सिर्फ एक ही बार फीस ले सकते हैं। प्राइवेट स्कूल, दूसरी बात, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीस नहीं बढ़ा सकते हैं, आर्बिट्ररी फीस नहीं ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स को हर साल एडमिशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, यह भी इस बिल के अंदर है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल बच्चों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए और बुक्स खरीदने के लिए किसी खास दुकान से फोर्स नहीं कर सकते हैं। बच्चे का जहां से मना यूनिफॉर्म और बुक्स खरीदेंगे। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है इस बिल में कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है उत्तर प्रदेश के, सबको उनकी कितनी फीस है उनकी वेबसाइट पे डालनी पड़ेगी। अगर वेबसाइट नहीं है तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे डालना पड़ेगा, लेकिन वेबसाइट और नोटिस बोर्ड दोनों पे डालना पड़ेगा। और अगर कोई स्कूल दोषी पाया गया तो बहुत ही कठोर पनिशमेंट है। अगर पहली बार किसी स्कूल से गलती होती है तो 1 लाख रुपए का फाइन लगाएगी राज्य की सरकार, और अगर दूसरी गलती होती है दूसरी बार तो फिर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया जाएगा। अगर उसके बाद भी गलती होती है तो फिर उस स्कूल की मान्यता खत्म करने तक की नौबत आ सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है, ये आपकी ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए बनाई है। जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन है उसमें भी काफी पैसों की धांधली होती है। लोग जो जमीन का दाम है वो कम दिखाते हैं जिससे उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स कम भरना पड़े। अब ये वेबसाइट है जिसका नाम है IGRSUP.gov.in। यहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है ये ऑनलाइन प्रोसेस पासपोर्ट ऑफिस ने अडॉप्ट किया है, उसी तर्ज पर शुरू की गई है। अब आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी इस वेबसाइट पर रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा परचेजिंग ऑफ स्टैम्प पेपर वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर वो इस वेबसाइट का संचालन करेगा, इसको लागू करेगा। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में ये वेबसाइट काम करेगी: लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, कासगंज और बाराबंकी। उसके बाद बाकी शहरों में भी सरकार इसे लेके जाएगी। 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरकार का प्लान है कि इसे हम लेके जाएंगे शुरू में। केंद्र सरकार यह प्लान कर रही है कि केन और बेतवा, इसको पहले 2 चरणों में जोड़ा जाना था, पर अब एक ही चरण में इसे जोड़ा जाएगा। और क्यों इसलिए जोड़ा जाएगा आप तो जानते हैं। देखिए, केन और बेतवा जो है ये अलग अलग नदियां हैं और इन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है। अब पहला और दूसरा जो चरण था ये अलग अलग था, और दूसरा चरण तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक पहला स्टार्ट ना हो जाए। और पहले वाले को पूरा होने के लिए 3 चीजों का बनना जरूरी है। पहला है लोअर ऑल डैम, दूसरा है बीना कॉम्प्लेक्स और तीसरा है कोठा बाराज प्रोजेक्ट। ये जो पहला चरण था उसमें इन तीनों का बनना जरूरी है, इसीलिए दूसरा तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता। तो सरकार ने ये डिसाइड करा है, केंद्र सरकार ने, कि दोनों को एक साथ जोड़ दो। और जो केन नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है, ये मध्य प्रदेश में बहती है, और बेतवा नदी बहती है उत्तर प्रदेश में। 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें खर्चा कौन कर रहा है नदियों को जोड़ने में? 90% खर्चा कर रही है केंद्र सरकार, 10% कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो ये थे उत्तर प्रदेश के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पिछले 2 महीने के, काफी डिटेल में मैंने कवर किए हैं। कोशिश की आपको एक अच्छे से समझाने की जिससे एक आपके कंसेप्ट बने थोड़े। और अब मैं उत्तर प्रदेश का इसके बाद एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, लगभग 2.5 घंटे का वो वीडियो होगा, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश के पूरे 1 साल के करंट अफेयर सिर्फ एक ही वीडियो में लेके आऊंगा। वो वीडियो 5 घंटे के अंदर इस वीडियो के बाद आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।